नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड्याल को भारी मतों से जीत हासिल हुई है और नेपाल के प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मुखिया पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड्याल को इस चुनाव में समर्थन दिया। और अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनने में और कितना समय लगेगा? क्या हिंदू राष्ट्र घोषित करने में विपक्ष कोई अड़ंगा डालेगा? इसी पर करेंगे चर्चा। क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक हैं जितेंद्र त्रिपाठी जी। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ इंडो नेपाल रिलेशन एक्सपर्ट हैं राजलक्ष्मी जोशी जी। राजलक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर इन चीफ हैं योयो टीवी जिब्रम भंडारी, जो कि नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जिब्रम भंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजलक्ष्मी जी, ये चुनाव चूंकि परिणाम के पे ओली के लिए एकदम हम देखें तो करारा झटका है। नेपाली कांग्रेस के मुखिया है जो शेर बहादुर देउबा और पीएम प्रचंड के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के उम्मीदवार सुभाष नेगवान को हार का मुंह भी देखना पड़ा। लेकिन इस बीच यहां पर जो सुभाष नेगवान है, उनको जो उनकी हार हुई है, इसके पीछे रहने के क्या कारण आप देख रही हैं? इसमें ऐसा है कि नेपाल में अभी फिलहाल बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई कुछ भी बोल ही नहीं सकता कि कल को क्या होगा। और कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता कितने दिनों तक अपनी गद्दी पर बैठ सकता है, ये कोई भी आज प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो राजनीतिक ये जो समझौते हो रहे हैं ना, उसके पीछे मतलब कौन आगे आएगा, कौन पीछे जाएगा, कोई कुछ बोल नहीं सकता। हर साल कोई नया चेहरा आपको दिखेगा। मतलब म्यूजिकल चेयर्स बोलते हैं ना, ऐसा हो रहा है कुछ। जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, उसी तरीके से हर 2 साल में या हर 1 साल कोई ना कोई मतलब नया चेहरा आ रहा है गद्दी पे। लेकिन ये रामचंद्र पौड्याल जी जो है, वो अभी काफी साल से, मतलब उनके 16 साल की उम्र से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है। तो वो कोइराला जी के वक्त से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। तो वो मतलब बहुत ही पुराना चेहरा है उनका। और एक्चुअली उन्हीं मतलब इन्हीं कारणों से तो वो गठबंधन टूटा है, ओली जी का और प्रचंडा जी का। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई राजनीतिक समझौता है जिसकी वजह से ये हो पाया है ऐसा जी। क्योंकि राजलक्ष्मी जी, नेपाल में हमने देखा कि करीब 2 महीने पहले ही जो संपन्न हुए संघीय प्रतिनिधि सभा के चुनाव, उसमें विचारधारा को ताक पर रखा गया और अंतर विरोधों से भरे गठबंधन बने थे। आप इसको देखें तो उस पर कितना असर पड़ा है? नहीं, उस वक्त भी वही था ना कि मतलब गद्दी पे कौन आएगा। हर किसी को था कि घोड़ी पे मैं चढ़ूं। तो यही सवाल उस वक्त भी था। और लेकिन उस वक्त ऐसा था कि मतलब प्रचंडा जी तो बने प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद जो मुख्य कुछ पद थे, उनपे किस के मतलब वो उनको किसको कितना उस पे डोमिनेशन मिलेगा, इस पर सवाल उठा था। तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस मुद्दे पे सब अटक गए। और उस वक्त भी यही था, अगर शेर बहादुर देउबा जी ने प्रचंडा जी को उस वक्त प्रधानमंत्री बना दिया होता, तो उसी वक्त वो सरकार मतलब उनका गठबंधन चल गया होता। लेकिन उस वक्त वो संभव नहीं हो पाया और इसी वजह से ओली जी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। और अभी उसी वजह से उन्होंने फिर से देउबा जी के साथ हाथ मिलाया। तो ये राजनीतिक समझौते हैं। और ये ऐसा है ना कि अभी देखिए, जैसे मतलब वही चेहरे 4 बार 5 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। रामचंद्र पौड्याल जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अभी बन गए राष्ट्रपति जी। तो मतलब उन्हीं में एक्चुअली ये सब चल रहा है। तो जब नया चेहरा आएगा और नए कुछ विचार आएंगे, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ना, ये प्रजा की एक मांग है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके लिए कोई अभी एक अश्योरेंस नहीं दे रही है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा एक गैम्बल है। क्योंकि उसमें
कम्युनिस्ट पार्टीज के भी, मतलब सबके उनमें मिली भगत है ना, इसीलिए वो कोई जी। भी अभी आज हिंदू राष्ट्र की मांग को वो कोई भी समर्थन बहुत स्ट्रांगली नहीं दे पा रहे हैं, जबकि प्रजा की मांग है। आप इसमें यकीन नहीं मानेंगे कि कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि तब उनको लगता है कि हिंदू अगर राष्ट्र बनता है तो वो सेक्युलरिज्म रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि उनको बहुत ही धोखा है, ये जो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं उनसे उनको बहुत ही धोखा हो रहा है सबको, मतलब सेक्युलरिज्म के नाम पे पूरा कन्वर्जन जो हो रहा है। आप यकीन मानेंगे कि जो शुरू में जो एक 400 या 500 की संख्या थी क्रिश्चियंस की, वो 1% से जाकर अभी 1 साल पहले जो उनकी एक सेंसस हुई थी तभी 10%, मतलब 10 सालों में 10% अगर किसी की एक संख्या अगर बढ़ सकती है तो आप सोचिए यानी कि डेमोग्राफी में बहुत तेजी के साथ बदलाव हुआ है। हाँ, बहुत ही तेजी से, मतलब एकदम चिंताजनक जो एक स्केल से ये बढ़ गया है। और वो साउथ कोरियन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने बहुत ही आप सोच भी नहीं सकते इतनी फंडिंग उन्होंने की हुई है। यानी कि मुसलमान और ईसाइयों के साथ यहाँ पर संख्या दोनों की बढ़ती जा रही है। जिब्रम जी, क्योंकि जितेंद्र जी ने भी कहा कि अभी बहुत टाइम लग सकता है, जैसी परिस्थिति अभी बनी है, हो सकता है 10 से 15 साल, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जिब्रम जी। धन्यवाद संभव जी। मैं सुन रहा था राज्य लक्ष्मी जोशी जी और जितेंद्र त्रिपाठी जी का, बहुत उन लोगों ने अच्छा से वो एनालाइज किया। तो मेरे ख्याल में नेपाल का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, यानी कि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, यानी कि पुराना जैसे नेपाली कांग्रेस, यूएमएल, माओइस्ट और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी उनके नेता लोग, ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों का कमिटमेंट है। लेकिन जो पीपुल के जो लेवल है, पीपुल हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ये कटु सत्य है। और नेपाल का 5th लार्जेस्ट पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उनका तो मेन एजेंडा ही है हिंदू राष्ट्र और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संवैधानिक राज संस्था हम कहते हैं, तो ये एजेंडा है। लेकिन देखिए, नेपाली कांग्रेस जो थी वो राइट विंग तो नहीं कह सकते जहां तक मेरा ख्याल है, और राजलक्ष्मी जोशी जी और भंडारे जी इसको तस्दीक करेंगे कि नेपाली कांग्रेस भी सेंटर में या बिट लेफ्ट टू सेंटर वाली बात थी, जैसे इंदिरा गांधी की कांग्रेस के लिए कही जाती थी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि देखिए, अभी कोई ध्रुव दक्षिणपंथी पार्टी उभर के आई नहीं, प्रजातांत्रिक पार्टी वगैरह जो है, लेकिन उनके पास इतना जनबल नहीं है, इतने प्रतिनिधि नहीं है कि वो नेपाली पार्लियामेंट में कुछ कर सके। और अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से तो बिना दोनों जी कार नहीं चल सकती अभी जो स्थिति चल रही तो। और जैसा कि भंडारी जी ने कहा कि जब तक कम्युनिस्ट शासन में भागीदार रहेंगे तब तक वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, वो सेकुलर ही रहेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो धर्मनिरपेक्षता में ही विश्वास करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यही लगता है कि ये जो प्रजातांत्रिक पार्टी और वगैरह छोटे छोटे जो पार्टीज हैं मधेसियों की, और वो उनको जो हिंदूवादी हैं उनको अभी अपने बूते पर, अपने बल पर, अपनी संख्या के आधार पर नेपाली पार्लियामेंट में बहुमत स्थापित करने में समय लगेगा। और बहुमत जब तक नहीं होगा तब तक नेपाली पार्लियामेंट द्वारा जनमत संग्रह भी नहीं कराया जाएगा इस मामले में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी, बहुत निकट भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बनने वाली है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। राजलक्ष्मी जी, चूंकि आपको नहीं लगता राजलक्ष्मी जी, जो पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल में, वहां पर बाहर का बहुत ज्यादा उन पर दबाव है, उन्हें या फिर गाइड किया जा रहा है, जिनको लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? एक्चुअली गाइड से ज्यादा मिसगाइड ज्यादा किया जा रहा है उनको। हाँ। मुझे तो वैसा लगता है
कि और दबाव तो जो आपने कहा एकदम बिल्कुल बराबर सटीक बात कही आपने कि ये चाइना से दबाव आ रहा है उनको। हाँ। क्योंकि ये जो जैसे जितेंद्र जी ने भी कहा। हाँ। कि ये जब तक उनमें एक्चुअली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो मैंने कहा। हाँ। कि कोई भी एक पार्टी को भी ये मतलब वो उनके दम पर पूरी तरीके से जब तक वो सत्ता में नहीं आ जाते तो वो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उनके साथ इतने सारे राजनीतिक समझौते हैं कि वो कोई भी अपने दम पर ऐसा बोल नहीं सकते कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि वो जो अन्य जो पार्टियां हैं उनके अलग अलग जो उनकी जो मजबूरियां हैं, आप कह सकते हैं कि वो कोई कम्युनिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट से फंडेड है, कोई मतलब ऐसे वजहों से कि वो कोई भी एक ऐसा फैसला नहीं ले सकता। लेकिन ये बात तो तय है कि प्रजा में और इन्हीं राजनीतिक पार्टियों में भी ये एक इंटेंशन है कि कभी ना कभी ये हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन अभी उनमें किसी में वो शक्ति नहीं है कि वो उसको कोई एक मतलब उसको एक रियलिटी बना सके। ये राजलक्ष्मी जी, नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाने से पहले क्या नेपाल की जनता को यह नहीं लगता था अगर ये तमगा छिन गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा इस देश का? वो तो आज भी उनको लगता है। हाँ। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र था तो वो धर्मनिरपेक्ष था। हाँ। हिंदू राष्ट्र तो था लेकिन एक मतलब राष्ट्रीय धर्म नहीं था वहां पर। हाँ। हिंदू की संख्या तो सबसे अधिक था, लेकिन फिर भी वहां पे किसी मतलब किसी में भेदभाव नहीं था कि उधर तभी भी बुद्धिस्ट तो थे, लेकिन हर सभी एकदम मतलब वो सही मायने में एक सेक्युलर राष्ट्र था। अब क्या गया है कि वो सेक्युलर के नाम पे वहां पे कम्युनिस्ट तत्व और अलग अलग जैसे आप कह सकते हैं इलीगल माइग्रेंट्स, कन्वर्जन का तो इतना बड़ा मतलब एक उन पर एक डेंजर आया है उनके सर पर कि वो सभी इसी वजह से वो प्रजा चाहती है कि ये कन्वर्जन का एक बंद करने के लिए एक ही तरीका है कि हिंदू राष्ट्र में। और कन्वर्जन का एक सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये तो क्रिश्चियन मिशनरीज ये अर्थक्वेक वगैरह के वक्त पर लोगों की सहायता तो करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो क्रिश्चियन बनेंगे। तो इस चीज का डर उन सभी धर्मों को लगा हुआ है। हाँ। सभी पार्टियों को लगी हुई है कि हमारे यहाँ की जो एक कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, उसको धीरे धीरे पूरी तरीके से नष्ट कर रही है ये सारी एजेंसीज। तो इसी वजह से सभी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उनमें वो शक्ति नहीं है। तो तब जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक ये चीज सपना ही रहेगा उनका। जी ब्रह्म जी, चूंकि राजलक्ष्मी जी ने भी बताया कि कन्वर्जन के केस कहेंगे कि यहाँ पर जो नागरिकता कानून है वो ऐसा है कि बड़ी आसानी से मुसलमानों को यहाँ पर नागरिकता मिल जाती है, जिसका फायदा बहुत आसानी से ये लोग उठा रहे हैं। जी, ये नेपाल का जो नागरिकता का सवाल है, यहाँ के कुछ प्रशासनिक लोगों को प्रयोग करके बहुत लोग गैर नेपाली वो नागरिकता भी प्राप्त कर रहा है। यानी कि वो और जो राजलक्ष्मी जी ने कही तो नेपाल में कन्वर्जन भी ज्यादा हो रहा है। यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ रहा है, उसमें दलित और कुछ इथनिक लोग जो साक्षरता के ढंग से आर्थिक हिसाब से वो जो पीछे हैं, तो उन लोगों का प्रलोभन का शिकार बनाया जा रहा है। तो उसको जिब्रम जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजलक्ष्मी जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।